नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए हिंदी का एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर है। इसमें जितना क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही प्रश्न दिया जाएगा और बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर यह सेट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से आपसे समझिएगा। क्वेश्चन के साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन सके और प्रॉपर आप एग्जाम पेपर में प्रश्न को सही से सॉल्व कर सके। अगर प्रश्न आयोग इधर उधर से भी आसपास से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हर प्रश्न को बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप सभी, और जितने प्रश्न बताएंगे इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। देखिए युवा शक्ति जीके क्विज जो परिवार है आज जो है कि 5 लाख का परिवार हो चुका है। ठीक है, और ये आपका प्यार और आशीर्वाद की वजह से हुआ है कि आज हम जीरो से यहाँ तक पहुंचे हैं। एक बार आप इमेजिन करके सोचिए कि 5 लाख का परिवार कितना बड़ा परिवार होता है। तो ये आप सभी का प्यार और मोहब्बत के कारण आज जो है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। लास्ट में कुछ आपके लिए हम गिफ्ट भी रखे हुए हैं जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना फ्रेंड, आपसे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताया कीजिए, अन्यथा एक कॉपी में नोट कीजिए आप सभी, क्योंकि आपको पता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। अगर प्रश्न आपको याद नहीं भी है ना, वो प्रश्न आपको याद होगा। ठीक है, और एग्जाम पेपर में कैसे प्रश्न सॉल्व करना है ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। सभी आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। वर्णमाला का प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं इसको बी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क है तो हिंदी में दिए हुए हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बी सी डी अगर कुछ भी हम बोले तो उस पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर आपका ध्वनि हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि आप हमको बताइए कि आपका वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। बात समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ह्रस्व स्वर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण से बहुत सारे बच्चे प्रश्न गलती करके बैठ जाते हैं। तो आप हमको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक ह्रस्व स्वर नहीं है। एक ह्रस्व स्वर एक दीर्घ स्वर होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे। जैसे हम कहते हैं कि अ कम समय लगा, आ ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो जो अ है ये आपका ह्रस्व स्वर है। ई है छोटी वाला, ये ह्रस्व स्वर है। छोटी वाला उ जो है ये भी आपका ह्रस्व स्वर है। बात समझे। जबकि बड़ी ई की यहाँ पर बात किया जाए जिसे हम सभी दीर्घ ई कहते हैं, ये आपका दीर्घ स्वर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर होगा और इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी आएगा। अब जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आपको पता होगा। अगला है व्यंजन घ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए जितने भी क वर्ग है ना, ठीक है, ये आपका कंठ से उच्चारण होता है। इसका बात समझे, किससे उच्चारण होता है? कंठ से उच्चारण होता है, चाहे वह क ख ग घ। देखिए ये क्या हो जाएगा? कंठ से होगा। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। तो यहाँ पर देखिए अगर तालु की बात किया जाए तो तालु से किसका उच्चारण होता है? च वर्ग का। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो च वर्ग है ना इसका उच्चारण तालु से होगा। उसी प्रकार से दंत से उच्चारण होता है त वर्ग का। याद रखिएगा आप सभी, त थ द ध न। उसी प्रकार से अगर मुर्दासे की बात किया जाए तो इसमें ट वर्ग का उच्चारण होता है, ट वर्ग का। याद रखिएगा, ट ठ ड ढ न। अगर वहीं बात किया जाए आप सभी का कि ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? तो प वर्ग का होगा। याद रखिएगा आप सभी, प फ ब भ म। याद रखेंगे आप सभी इतना सा फैक्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। देखिए जितना हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ना, इतना सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आराम से पेपर में आंसर कर पाइएगा। एक भी चीज आपका नहीं छूटेगा। अगर प्रश्न इधर उधर से भी आयोग पूछेगा ना, बिल्कुल आप आराम से हैंडल करके बना लीजिएगा प्रश्न को, आपको दिक्कत नहीं होगा। जितना पढ़ा देंगे सिर्फ इसको आप पचा लीजिए। वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन को क्या कहते हैं? देखिए जैसे कि लिखते हैं क हो गया, ख हो गया, उसी प्रकार से ग हो गया, घ हो गया, अंघा हो गया। ठीक है,
तो इसमें प्रथम द्वितीय व्यंजन को हमसे किस नाम से जानते हैं? तो पहला और द्वितीय ये वाला जो व्यंजन होता है तो इसे जो कहा जाता है अघोष वर्ण कहा जाता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा को सघोष वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, तीसरा चौथा पांचवा सघोष और पहला दूसरा अघोष होता है। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। खोपड़ी खुजलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, खोपड़ी खुजलाना यानी कि शैतानी का काम करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, शैतानी का काम करना। अगला है दांत पीस कर रह जाना, मुहावरे का भाव क्या होगा? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। जैसे कि खूल खौलना, उसी प्रकार से दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा क्रोध रोक लेना। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? क्रोध रोक लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा आप सभी कि रंग फड़काना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए, अगर रंग फड़काने की बात किया जाए तो उत्साह भर जाना। याद रखिएगा, मन में उत्साह बढ़ जाना, इसी को कह सकते हैं कि रंग फड़काना। बात समझे? तो उत्साह भर जाना इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हुक्का मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हुक्का मारना मुहावरे का, देखिए मुहावरे का अक्सर प्रश्न आपके पेपर में कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में आएगा ही आएगा। बात समझे आप सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवा करना। हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ होता है सेवा करना, जैसे कि पुराने समय में सेवक अपने मालिक का हुक्का मारते थे। बात समझे? चलिए अगला है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यानी कि अंतस्थ वर्ण की यहाँ पर बात किया गया है। बता सकते हैं कोई कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है? देखिए, जो आपका य र ल व ये सभी आपका क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। जबकि अगर उष्म वर्ण की बात किया जाए तो तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा ये सभी आपका उष्म वर्ण होगा। याद रखिएगा आप सभी। बात समझे कि नहीं बात समझे? बिल्कुल, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए सेशन को जरूर लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है? इतना तो प्यार देके आप सभी 0 से 5 लाख तक पूरा दिए हैं, ठीक है? 5 लाख तक पूरा दिए 0 से देके। तो अब आगे भी आप सभी अपना प्यार बनाए रहिएगा। इस खुशी में हम जितने भी कोर्स है उस पर 50% ऑफ कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कोर्स 400 का है तो इसको अभी हम 200 रुपया कर दिए हैं। जाके फटाफट ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए। यही गिफ्ट आपके लिए रखे हुए थे। कंप्लीट तैयारी करवा रहे, बिंदास होकर तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट कंटेंट के साथ में। अब जो भी बच्चे नहीं कोर्स को अफोर्ड कर पा रहे थे अब वो भी इस कोर्स को ले लीजिएगा। बहुत ही कम फी रख दिया आपके लिए। जब सबके लिए गिफ्ट है तो आपके लिए भी गिफ्ट हम प्रोवाइड कर दिए हैं कि जाइए, बहुत ही कम फी कर दिया आपके लिए हम। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। एप्लीकेशन शो कर रहा है, सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, युवा शक्ति का ही है। इसी को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए मिशन मोड में। और लक्ष्य रखिए कि हम 0 से 5 लाख पहुंचे हुए हैं, तो आपको भी लक्ष्य रखना है कि एक सीट हमको पक्का करना है। आपकी बार किसी भी हालत में सरकारी नौकरी चाहिए घर में। बात समझिए? तो जाइए ज्वाइन कीजिए और माँ बाप का सपना पूरा कीजिए अभी से आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगा? देखिए, संधि पहचानने के लिए अभी कुछ चीजें आपको बताएंगे, ठीक है? देखिए, इसमें गुण संधि होता है। डायरेक्ट एक आप ट्रिक याद रखिएगा, आपको बता रहे हैं। देखिए, यहां पर समझिएगा आप सभी कि जैसे अगर दीर्घ संधि अगर पहचानना होना तो दीर्घ संधि में आपको अ हो गया, ई हो गया, या आपका उ हो गया, बड़ी वाला ध्यान दीजिएगा। ये अ हो गया, ये ई हो गया, या उ हो गया, ठीक है? तो ये आपका बड़ी वाला का उपयोग आपका दीर्घ संधि में होता है। गुण संधि की बात किया जाए तो इसमें ए का मात्रा, उसके बाद अर हो गया या ओ हो गया, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर हम आपको गुण संधि बताए थे ना, यहाँ पर देखिए आपका ए का मात्रा है ना, तो इसमें आपका गुण संधि होगा। उसी प्रकार से अगर वृद्धि संधि की बात किया जाए तो इसमें आपका अय का मात्रा हो गया और औ का मात्रा हो गया, ध्यान दीजिएगा, आपको वृद्धि संधि में दिखने के लिए मिलेगा। वृद्धि संधि में एक आपका बढ़ जाएगा। अगर वही यन संधि की बात किया जाए तो इसमें आपको हर चीज आधा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आधा वर्ण जो रहेगा वो आपका यन संधि का उदाहरण होगा। जैसे कि आधा या, आधा व, आधा र, आधा ला, ये सभी अगर देखने के लिए मिले तो वो आपका यन संधि होगा। ये आधा त आपको देखने के लिए मिले तो ये भी आपका किसका उदाहरण होगा? तो ये भी आपका यन संधि का उदाहरण होगा। अगर वही अयादि संधि की बात किया जाए तो इसमें 3 वर्ण आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं कि नया, ठीक है, ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार से कह सकते हैं गायक, गायक, इसमें भी आपका 3 वर्ण है।
ये सभी क्या हो जाएगा आपका, ये सभी आपका अयादी संधि का उदाहरण होगा। तो इसको आप लिख के याद कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सदैव में कौन सी संधि है, तो आपको बताए थे कि जहां पर दो मात्रा आ जाए यानी कि ऐ का मात्रा आ जाए तो वो कौन सी संधि हो जाएगा, वो आपका वृद्धि संधि होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन सी संधि, वृद्धि संधि होगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा धन ऐब होगा, तब जाके आपका सदैव बनेगा। तो इसमें वृद्धि संधि है। चलिए अगला है कि पवन में कौन सा संधि है। तो देखिए जहां पर भी तीन वर्ण आपको देखने के लिए मिले वहां कौन सा हो जाएगा, अयादी संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी, पब धन अन से मिलकर बना है पवन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नवगृह में कौन सा समास है। देखिए नव मतलब क्या होता है पता है आप सभी को, नया, और गृह मतलब क्या होता है, घर। तो घर की विशेषता क्या बतलाया जा रहा है कि घर बिल्कुल नया है। तो जहां पर भी विशेषण और विशेषी की बात आ जाए वहां पर आपका क्रमधारय समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। गलती से भी टिक मत कीजिएगा, अगर ऑप्शन में क्रमधारय ना रहे तब आप द्विगु की तरफ जा सकते हैं कि भैया संख्या गिनती करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जब तक आपको क्रमधारय समास दिया गया है तब तक आप द्विगु समास को टिक नहीं कीजिएगा, अन्यथा प्रश्न गलती हो जाएगा। फिर प्रतिमा में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर जो आप सभी प्रति देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, एक उपसर्ग शब्द है। और आपको क्या बताएं कि उपसर्ग शब्द जो है वो किसी भी संख्या के आगे लगता है और वो अव्ययी भाव समास में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। तत्पुरुष समास में अंतिम पद उसका प्रधान होता है जबकि अव्ययी में प्रथम पद प्रधान होता है। समास शब्द का अर्थ क्या है, आसान प्रश्न है। देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, संक्षेप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समास का कितना भेद है आपसे हमको बताइएगा। क्या समास का 6 भेद है या 7 भेद है, क्या बता सकते हैं। क्या नए समास को जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता, नीचे कमेंट करके बताइए आप सभी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो देखिए व्यक्ति हो गया, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हमसे संज्ञा कहते हैं। क्या विशेषण कहेंगे, नहीं। विशेषण में तो किसी भी चीज की विशेषता बतलाई जाती है, तो ये आपका संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन सा, तो जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार हैं। देखिए अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार के ही माने जाते हैं। अभी आपको हम बताएं ना, बिल्कुल बताएं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए जहां पर भी नापा तौला जा सके, ठीक है, वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि सोना, चांदी, तेल, घी, गुड़ आदि, ये सभी क्या है, ये सभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर लोहा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है। नर्मदा जो है ये आपका व्यक्तिवाचक है। लड़का भी आपका जातिवाचक संज्ञा, जबकि लोहा द्रव्यवाचक की होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो देखिए जहां पर भी स्त्री या पुरुष होने का बोध होगा उसे हम लिंग कहते हैं, क्योंकि लिंग से ही पहचानते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। बात समझे, तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विवरण चिन्ह को पहचानिए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, जैसे कहेगा कि अल्प विराम कौन सा होता है, पूर्ण विराम क्या है, या विवरण चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है। इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। हालांकि मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हर चीज हम आपको पढ़ाएंगे, हर चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद रखिएगा कि विवरण चिन्ह जो होता है, जो इस प्रकार से जो देखते हैं हम सभी, ठीक है, 2 बिंदु के साथ एक आपका योजक चिन्ह, ये आपका विवरण वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर होगा, जिसे कॉलन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो शेर का शेरनी होगा, आसान प्रश्न था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या लगता है। देखिए शेर का शेरनी, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, बट इसमें ये वाला ना का उपयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका सही होगा शेरनी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। तो ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते थे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था। अगला है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, कारक का भेद बताइए। तो जहां पर भी आपको ये जो सिंबल देखने के लिए मिलता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारक होता है पता है आप सभी को, बिल्कुल संबोधन कारक होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। किसी को अगर पुकारा जाए वहां पर संबोधन कारक होता है।
अधिकरण कारक में किसी भी चीज पर अधिकार करके बैठता है। संबंध कारक में किसी भी चीज के संबंध के बारे में बताया जाता है। अपादान कारक में जुदाई का बोध होता है, जैसे कि गंगा पहाड़ से निकली, ठीक है, यहाँ पर जुदाई का बोध हुआ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से जो है ये किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए कहीं पर भी अगर जुदाई की बात किया जाए तो वहां क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जैसे डाल से पक्षी गिर रही है तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, याद रखिएगा आप सभी, अपादान से क्या होता है? से, अधिकरण में पर होता है, ध्यान दीजिएगा, में पर अधिकार करके। जैसे पक्षी डाल पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है? डाल पर बैठी है, तो वहां पर अधिकरण होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? देखिए संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जैसे हमसे कह सकते हैं कि एक वाक्य से कि राम, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है, तो ये राम जो है ये आपका क्या है? संज्ञा शब्द है ना, बिल्कुल संज्ञा है। क्या है? राम संज्ञा है। तो यहां पर अब राम का उपयोग नहीं करेंगे, अब यहां कहेंगे कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो ये वह शब्द जो है ये आपका क्या है? ये आपका सर्वनाम शब्द है। तो वही बताया ना कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए उत्पत्ति के आधार पर या मौलिक सर्वनाम की बात किया जाए तो ये आपका 5 प्रकार ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। सर्वनाम का भेद पूछा गया है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चय। अनिश्चयवाचक में अनिश्चित चीज का बोध होता है, ठीक है, और निश्चयवाचक में निश्चित चीज का बोध होता है। प्रश्न में किसी भी चीज से प्रश्न किया जाता है। निजवाचक में निजी चीज का बोध होगा और पुरुषवाचक में किसी पुरुष के बारे में बात किया जाएगा। बात समझिए। चलिए अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो देखिए अभी एक बताएं कि निश्चित कह सकते हैं कि ये पेन है, तो ये निश्चित है कि ये पेन ही है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यह कहेंगे कि वह कुछ है, कुछ क्या है पता नहीं है, ठीक है, वह अनिश्चित बात यहाँ पर किया गया है। कुछ है, वहां कुछ है, क्या है पता नहीं है। तो जो ये कुछ शब्द देख रहे हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। बात समझे। कौन की बात किया जाए तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बात समझे। चलिए अगला है कि किस रस का अस्थायी भाव क्या है? रीति है। तो देखिए अगर रीति की बात किया जाए तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रीति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। श्रृंगार का राजा भी कहा जाता है इसको। चलिए अगला है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य ही होता है, याद रखिएगा आपसे, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए बहुवचन की बात किया जाए तो एक से अधिक का बोध होता है, वहां पर बहुवचन होता है। बात समझिए। एक वचन में क्या होता है? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक का होता है। तो राधा ये आपका एक वचन, दर्शन, पानी एक वचन है, दिन क्या है? ये आपका बहुवचन का उदाहरण है। बात समझिए। अगला है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदी का जहां पर भी एक दिया गया है, ठीक है, इसको बहुवचन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप आंसर लगा दीजिए, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग कीजिए। जैसे कि नदियां, ये आपका क्या है? ये आपका बहुवचन हो जाएगा। अगला है कि मेदनी का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए मेदनी का पर्यायवाची जो हो जाएगा वह अवनी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। और ये भी आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे धरती, क्षमा, भूमि, मेदनी, अवनी, ये सभी पृथ्वी का पर्यायवाची है। बात समझे। अगला है कि द्रुमन का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका विटप होगा या वृक्ष होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर विटप कह सकते हैं। विटप किसका पर्यायवाची माना जाता है? वृक्ष का। या द्रुमन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? आसान प्रश्न है। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है साहचर्य का विलोम क्या होगा? देखिए साहचर्य का होता है अलगाव, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? अलगाव होता है। तो विराट का विलोम क्या होगा? तो विराट का होता है क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है? आज के सेशन में कुल आपको 32 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है, 32 से 33 प्रश्न था। कैसा लगा आज का ये सेशन हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे आपको कौन सा क्लास चाहिए ये भी आपसे ज़रूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन का प्रश्न कैसा था ये भी ज़रूर बताइएगा और कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है।
जाते जाते सभी सेशन को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बात समझे?